हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये देख रखा है कि भाई पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करने की शुरुआत किस तरीके से हुई। सबसे पहले डोबेरियन स्ट्राइट्स को हमने पढ़ा, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को पढ़ा, उसके बाद मेंडलीव्स लॉ को पढ़ा। बट सब लॉ में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम तो हो रही थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि भाई ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग बेस किसको बना रहे थे? एटॉमिक वेट को। अब आपके सवाल है, पिछले लेक्चर में भी सवाल आया होगा कि आखिर एटॉमिक वेट को ही क्यों पकड़ रहे थे? क्योंकि उस वक्त ये कंसेप्ट था कि भाई जो एटॉमिक वेट है वही मेन फंक्शन है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की वो एटॉमिक वेट पर ही डिपेंड करती है। एटॉमिक वेट अगर हम चेंज करेंगे तो जो प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की वो चेंज हो जाएगी, ये कंसेप्ट बना था। इसलिए सभी एटॉमिक वेट को ही बेस बना करके क्या कर रहे थे? क्लासीफाई कर रहे थे। बट आपने देखा कि तीनों को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कि भाई उन्होंने ना चाहते हुए भी एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया एलिमेंट्स को, जबकि उन्होंने बोला था लॉ में कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया। आज इसका कोई भी उन्होंने सपोर्टिव स्टेटमेंट नहीं दिया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इसके हेल्प करने के लिए, मेंडलीव का हेल्प करने के लिए यहाँ पर आते हैं हेनरी मोज़लेस। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि हेनरी मोज़लेस साहब का हमारा रोल बहुत होने वाला है। तो देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से मदद की। तो बिना किसी इंतजार के ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वो करना है छोटा सा काम, अगर चैनल पे नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं अगला लेक्चर डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा कॉपी कलम निकालिए, अपनी कागज को उठा करके किनारे रख दीजिए। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि हेनरी मोज़ले जो हमारे थे, ये तो हमारे थे ही भाई, ये समझ गए थे कि मेंडलीव को प्रॉब्लम हो रहा है, मेंडलीव को प्रॉब्लम हो रहा है, इसी वजह कर उनका जो लॉ है वो कहीं ना कहीं वैलिड नहीं हो रहा था। मेंडलीव को प्रॉब्लम था। अब हेनरी मोज़ले को इसके दिमाग में चुल मची कि भाई हम लोग ये पता करते हैं कि आखिर जो एटॉमिक वेट, जिसको हम लोग बेसिक मान रहे हैं कि आखिर एटॉमिक वेट चेंज होने पर ही एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी चेंज होगा, ये बात किस हद तक सही है, हम लोग इस चीज़ को पता लगाते हैं। ठीक है, और ये चीज़ वो करने पर तभी सफल हो पाए थे जब हमारे कनार्ड रंजन ये वही इंसान है जिन्होंने एक्सरे का इन्वेंशन किया था। कनार्ड रंजन ने ही एक्सरे का इजाद किया था। बड़ा मस्त, आज के टाइम में एक्सरे कराने चले जाते ना, हड्डी टूटा जाके एक्सरे करा लो, पता चल जाता हड्डी कहाँ पे टूटा है। तो ये बहुत बेनिफिट्स है एक्सरे वगैरह का। तो एक्सरे का इन्वेंशन किया था कनार्ड रंजन ने। किसका इन्वेंशन किया था इन्होंने? एक्सरे का। अब एक्सरे का जब इन्वेंशन हो गया तो हेनरी मोज़ले ने सोचा आइए हम लोग उसी चीज़ का यूज़ करके ये पता करते हैं कि क्या एटॉमिक वेट हमारा एलिमेंट्स का बेसिक चीज़ है, यानी उसी के ऊपर ही प्रॉपर्टीज चेंज होगा। क्लियर हो रहा है कहानी क्या होने वाला है? इन्होंने अपने तरफ से कुछ सेटअप बनाया होगा, मुझे एग्जैक्ट सेटअप नहीं मालूम है, बस मैं अंदाज़ लगाता हूँ कि वो क्या हो सकता है। ठीक है, उन्होंने एक यहाँ पर अपना कुछ सोर्स लिया होगा भाई, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपना मैंने एलिमेंट्स को डालने का जगह रखा होगा। उसके बाद यहाँ पर आप ये समझ लो एक तरह का यहाँ पर पेंटिंग वगैरह कर दिया गया है, तो ताकि यहाँ पर अगर एलिमेंट स्ट्राइक करे तो क्या है कि लाइट चेंज होगा। ठीक है, ऐसा समझो यहाँ पर एक सोर्स है आपका, ये एक डब्बा है, ये डब्बा आपका क्या है? ये एक सोर्स है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। ये एक सोर्स है, एक डब्बा है, यहाँ पर बीच में आप कुछ समझ सकते हो फिल्टर पेपर वगैरह कुछ भी, या उसको हटा भी दो। यहाँ सोर्स है, सोर्स से एलिमेंट्स को निकाल करके यहाँ भेजा जा रहा है। ये एलिमेंट जा करके यहाँ जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा? एक तरह का लाइट हमको देखने को मिलेगा, मतलब चमक उठेगा। ठीक है, वो जो चमक होगा वो हर एलिमेंट्स के अलग अलग होगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ अलग है। तो यहाँ पे जो लाइट का इंटेंसिटी है, हम लोग सिंपली बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगा हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कि लाइट का जो इंटेंसिटी होगा वो सारे एलिमेंट्स के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। तो उसने यही काम करना शुरू किया। उसने सबसे पहले उठाया कार्बन का तीनों आइसोटोप्स क्या है मैंने शॉर्ट में बताया था वो पिछले लेक्चर्स में, और आपको ऐसे मालूम होना चाहिए क्योंकि लोअर क्लास में आइसोटोप्स पढ़ाई हो जाता है। ये सिंपली क्या होता है, एक ही एलिमेंट्स का 3 अलग अलग प्रजाति हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक वेट आपका अलग अलग होता है। ठीक है, अब एटॉमिक वेट अगर चेंज हो रहा है तो भाई एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी चेंज होना चाहिए, क्योंकि उसी को तो बेस माना जा रहा था। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले C612 को रखा, पहले इसको लाया, यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी को नोट किया, जो भी आया उसको नोट कर लिया। फिर उन्होंने क्या किया, C613 को यहाँ पर रखा, फिर उन्होंने इंटेंसिटी को नोट किया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने C614 को लाया, इसका भी इंटेंसिटी उन्होंने नोट किया। अब उन्होंने क्या पाया मालूम आपको? उनको ये देखने को मिला कि भाई तीनों में लाइट का इंटेंसिटी क्या है? सेम हो रहा है। गजब की बात थी। चेंज होना चाहिए था। क्यों चेंज होना चाहिए था? क्योंकि भाई हमने ये बोल रखा है कि एटॉमिक वेट का चेंज होने पर एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी चेंज होना चाहिए, बट यहाँ चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था? सारा हमको सेम मिल रहा था। तो यहाँ से इसके दिमाग में खटक गया। अब इन्होंने क्या किया,
डिफरेंट कुछ और एलिमेंट्स उठाए, जैसे नाइट्रोजन उठाया उसके आइसोटोप्स लिए, ऑक्सीजन उठाया उसके आइसोटोप्स उठाए, सभी के आइसोटोप्स को उन्होंने 3-4 आइसोटोप्स को चेक किया, उन्होंने देखा कि भाई सब में तो रिजल्ट सेम आ रहा है। मतलब ऑक्सीजन का जो इंटेंसिटी आ रहा था, ऑक्सीजन का 2 आइसोटोप से आपके दोनों का ही इंटेंसिटी सेम आ रहा था। नाइट्रोजन के भी 2 आइसोटोप 3 आइसोटोप्स, उसका हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है आपके पास, तो हाइड्रोजन का तीनों आइसोटोप्स का इंटेंसिटी सेम आ रहा था। अब इनको समझ में आया कि भाई झमेला है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि हटाओ, हम आइसोटोप्स को हटाते हैं। इन्होंने सबसे पहले इसका तो ले रखा था, कार्बन का तो ले रखा था, कार्बन का तीनों का तो सेम था, तो यहाँ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कौन सा एटॉमिक वेट वाला है ये। फिर उन्होंने उठाया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का भी उन्होंने ले रखा था दोनों ही का, हाइड्रोजन का भी उन्होंने इंटेंसिटी नोट कर रखा था, नाइट्रोजन का भी। अब उन्होंने ये देखा कि भैया ये तो ऐसा समझ में आ रहा है कि चारों का इंटेंसिटी अलग अलग है। वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? तब इनका दिमाग में खटका, कहीं ऐसा तो नहीं है क्या एटॉमिक वेट के बजाय एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है एलिमेंट का प्रॉपर्टी? दाल में कुछ तो काला है। उनको ऐसा लगा, उन्होंने बोला चलो इसको फर्दर वेरीफाई करते हैं। वो और एलिमेंट्स को उठा के लेके आए जहाँ तक जब जितने एलिमेंट्स उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने फर्दर और प्रोसीड किया, तो उनको ये पता चला कि भाई बात आप पकड़ में आ रही है कि असल में एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक वेट पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। एटॉमिक वेट के चेंज होने से एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को घंटे में कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर चेंज हम कर देते हैं तो जाहिर सी बात है एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। सीधा एटॉमिक नंबर चेंज होने से एलिमेंट्स ही चेंज हो जाता है, तो जब एलिमेंट्स ही अलग हो गया, ठीक है, सिंपल सा बात है। अब कार्बन का आपके पास कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर था 7, तो जैसे अब 6 से आगे बढ़ोगे 7 में एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, एटॉमिक नंबर के चेंज होने से एलिमेंट ही तो चेंज हो गया, तो एलिमेंट चेंज हो गया, प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इनको ये बात समझ में आई कि भाई जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर पर। ये गए दौड़ते दौड़ते किसके पास, ये अपना रास्ता ही दौड़ते दौड़ते आए इसके पास, है ना। रास्ता इनविजिबल है क्योंकि मुझे नहीं पता किस रास्ते से गए थे। हाँ, फाइनली यहाँ वो पहुँच गए थे मेंडेलीव के पास। उन्होंने बोला भाई तो एक काम कर, तेरा जो लॉ है ना वो बिल्कुल सबका सब सही है। तो उन्हें क्या बोला लॉ में अपने कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। तो एक काम कर, वहाँ से वर्ड एटॉमिक वेट को हटा दे, वहाँ पे लिख एटॉमिक नंबर, क्योंकि मैं अभी पूरा एक्सपेरिमेंट करके आ रहा हूँ, मेरे को पता चला है कि एटॉमिक वेट से घंटा न एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को फर्क पड़ता है। उनको अगर फर्क पड़ता है तो एटॉमिक नंबर से फर्क पड़ता है। तो मेंडलीव भी खुश हो गया, उनको पूरा डाटा देखा, बोला हाँ भाई वाह बहुत अच्छा काम, हाथ मिलाओ, खुश हो गया। बोला ऐसा थोड़ी चलेगा, तब अब हम इतना मेहनत किया, तेरा लॉ को करेक्ट करे तो नाम मेरा भी तो आना चाहिए। अब ठीक है, समझ गए, तो इनका भी नाम आता है। इसलिए इसके बाद जो लॉ में जो मॉडिफिकेशन हुआ था मेंडलीव के लॉ में, अब स्टेटमेंट क्या बनता है, स्टेटमेंट अब यहाँ ये बनता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। लिखो इसको, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। लिख लिया, एक बार लास्ट बोलता हूँ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब अब एक एटॉमिक नंबर के चेंज होने से चेंज होगा, वही एक खास वक्त के बाद आपका ये रिपीट होना है प्रॉपर्टी। सिंपल था, फंडा खत्म हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी लिखा है इसको बोला जाता है, लिखो क्या क्या बोला जाता है। सबसे पहले इसको बोला जाता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव्स लॉ। लिखो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव्स लॉ, ठीक, लिख लिया, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव्स लॉ। या फिर इसको बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। लिखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दो नाम बता दिया, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ, दूसरा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव लॉ, दूसरा नाम है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तीसरा इसको बोलते हैं हेनरी मोजलेस लॉ। ठीक है, क्लियर हो गया। दिया हेनरी मोजलेस था इसलिए इनका नाम आता है। और ये जो हमारा निकला था लॉ, ये ही बेस बना था पीरियड टेबल बनने का, इसलिए इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं। और चूंकि इसमें ये जो लॉ बना था कैसे बना था, मेंडलीव के लॉ को मॉडिफाई करके बना था, इसलिए इसको हम लोग मॉडिफाइड मेंडलीव लॉ बोलते हैं। क्लियर है सारी चीज़ें, तीनों नाम लिख लिए। लिखो, मैं नहीं लिखने वाला बोर्ड पर, तुम लोग बहुत कोढ़िया हो रहे आजकल, कुछ करते धरते हो नहीं, बस फिल्म के जैसा, वेब सीरीज़ के जैसा लेक्चर देखने लगते, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा बोर्ड पर, जो बोल दिए सो बोल दिए, खत्म बात, मिटा देते हैं इसको। कहानी तो समझ में आ गई कि हुआ क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। फिर गाना गाओ बैठ के, कैसे हुआ इतना टाइम कम कैसे हुआ। ठीक है, गाना गाओ बैठ करके, जो गाना है, मेरे को पता नहीं क्या गाओगे तुम लोग, हाँ, जिसके अभी खैर छोड़ो, नहीं बोलूँगा। खैर
तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हुई। अभी देखो मैंने अभी तक आपको पीरियोडिक टेबल जो एक्चुअल है, जो बना है 118 एलिमेंट से, उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दी है। उस पर भी प्रॉपर लेक्चर बनेगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ अब आगे अगले लेक्चर का शेड्यूल क्या होने वाला। आपको समझ में आ गया डुब्लिनस ट्रेट क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था, मेंडलीव्स का लॉ क्या था, मेंडलीव्स का जो मॉडर्न लॉ बना वो कैसे बना, हेनरी मोजले का क्या रोल था, हेनरी मोजलेस लॉ क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल को पढ़ने के लिए। अब पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास हैं टेबल्स और उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। इससे कि पहला जो हमारा आपका ये बनता है, आपका पहला जो ग्रुप बनता है वो या लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो हमारा बनता है इसको अपने को पढ़ना है भैया। और आपको ऐसे ही याद करना हो जैसे मेरे को याद है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या, ये पीरियोडिक टेबल था, इन्होंने ऐसे सजा दिया। ये नीचे जो आ रहा है इस तरीके से इनका सजा हुआ है। मैं भी डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको बताता हूँ सिर्फ हो क्या रहता है। ये देख लो, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ऐसे ऐसे गया है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने क्या बोल रखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने बोल रखा है पीरियड्स। और जो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइंस को हमने क्या बोल रखा है, अरे बोल रहे, वर्टिकल लाइंस को हमने क्या बोल रखा है, ग्रुप्स। समझ में आया। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने क्या बोला बाबू, जल्दी बताओ। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने बोल रखा है आपका, बोलो, अरे तुम लोग से कोई भरोसा करना मतलब हटाओ, मैं ही बोल देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने क्या बोल रखा है, पीरियड्स। और जो ये वर्टिकल लाइंस है इनको हमने क्या बोल रखा है, इनको हमने बोल रखा है ग्रुप्स। तो एट प्रेजेंट जो आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स है 7 एंड टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स है 18। ये याद रहेगा, इतना सा आपको याद रखना है। अब मैं आपको ग्रुप वाई ग्रुप, यानी कि 18 ग्रुप्स आपके पास है, तो 18 ग्रुप्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास बन जाते हैं 118। वो सारे एलिमेंट्स को मैं आपको याद कराने वाला हूं। और हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, हमने अभी तक आपका पहला एक जो पोर्शन था सिलेबस का वो निपटा दिया, सारे लॉस को पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स को देखना है। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो इन फर्दर लेक्चर्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं, वो होगा हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है, ये तो पढ़ना ही है। खैर रेडियस वर्ड सुन के आपको आइडिया हो गया होगा। एटॉमिक रेडियस तो हम लोग ये देखना होगा कि भाई अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है कि डिक्रीज़ होता है। अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं, सॉरी डाउन द पीरियड आते हैं तो क्या होता है, हमारा एटॉमिक रेडियस हमारा इंक्रीज़ होता है कि डिक्रीज़ होता है। तो एटॉमिक रेडियस पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड नंबर पर पढ़ना है वो इंथैल्पी छोड़ो, आयोनाइजेशन पढ़ना है हमको। आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ना है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी देखो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इतना सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज़ है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो हम अपने को पढ़नी है। और इनका ट्रेंड्स देखना है कि भाई लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, और डाउन द ऊपर से नीचे आते हैं तो इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। रीज़न के साथ ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आपके सवालात क्वेश्चन जो बनेंगे एग्जाम में यहीं से बनेंगे। क्लियर है आपको, पूरा चैप्टर का बेस तैयार हो गया है। देन नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसमें तबाही मचाने वाले हैं। तब तक आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज कीजिए एंड नेक्स्ट लेक्चर का तैयार रहिए। हम लोग बहुत जल्द मिलेगा अपने अगले लेक्चर में। टेक केयर, टिल देन गुड बाय।